नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। गाथा में सुनाओ, कहाँ से? रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है और इसके अंतर्गत प्रथम अधिकार अपना चल रहा है। प्रथम अधिकार अभी सम्यक दर्शन का वर्णन इसमें किया है और अभी अधिकार का मध्य ही हुआ है। सम्यक दर्शन का स्वरूप जो श्लोक में बताया था उसका पूरा खुलासा आगे आगे के श्लोकों में उसका वर्णन किया था। तो वो वर्णन जहाँ पूरा हुआ तो वचनिकाकार पंडित सदाशिव दास जी सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद कितने प्रकार का होता है और वो उत्पन्न किस प्रक्रिया से होता है, प्रथमोपशम सम्यक किस प्रकार से प्राप्त होता है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्रथमोपशम सम्यक तो है वो 5 लब्धि पूर्वक होता है और वो 5 लब्धि पूर्वक किनको होता है तो उसके लिए कुछ पात्रताएं बताई है, योग्यताएं बताई है। और किनको नहीं हो सकता है प्रथमोपशम सम्यक तो वो अयोग्यताएं भी बताई है। और 5 लब्धि पूर्वक होता है तो 5 लब्धियों की प्रक्रिया यहाँ पर वर्णन चल रहा था। शिवोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग्य देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। निशांटी कुछ पूछ रहे हैं? ये जो पात्रता में एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जिस जीव का संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रहता है वही प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर उससे अधिक है तो नहीं कर सकते। हाँ, है, ये भी पॉइंट है, वो भी है पॉइंट। तो यहाँ अपनी चर्चा हुई थी प्रायोगिकता लब्धि तक की। सामान्य रूप से तत्व विचार के योग्य शिवोपशम प्राप्त हो जाए, तत्व विचार के योग्य विशुद्धि हो जाए और तत्व विचार करने योग्य देशना की प्राप्ति हो जाए तो ये शिवोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि है। और प्रायोगिक लब्धि अर्थात वो जो देशना मिली है उसका विचार चिंतन मनन किया जाए वो प्रायोगिकता लब्धि है। लेकिन ये तो सामान्य रूप से जीव की तरफ से बात कही, लेकिन इन लब्धियों में कर्मों में भी बहुत कुछ उथल पुथल होता है। ये एक सामान्य से भाव वाली लब्धि नहीं है सामान्य प्रक्रिया में जो हो जाए। यहाँ ये लब्धि का मतलब है कि कर्मों में इस तरह की उठापटक ये जो अपन ने सारी देखी है शिवोपशम लब्धि में भी, विशुद्धि में भी, प्रायोगिक लब्धि में भी, ये सारा काम वहाँ कर्मों में इस तरह का होता है। ये सब अपन ने देखा है। अब अपने को चर्चा करनी है आगे करण लब्धि की। मैम मैं ये समझ रही थी कि अगर सम्यक दर्शन होता है तभी वो मतलब संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। हाँ, मतलब अगर किसी का अगर अगर देखो, जब सम्यक दर्शन की महिमा गाएंगे, सम्यक दर्शन की प्रधानता से कहेंगे तो कहेंगे सम्यक दर्शन होने के बाद में मैक्सिमम टाइम अर्ध पुद्गल परावर्तन रहेगा, उससे ज्यादा कोई जीव संसार में नहीं रह सकता। लेकिन जब होनहार या भवितव्यता की तरफ से बात करेंगे तो कहेंगे अगर किसी जीव का संसार में क्रमबद्ध या भवितव्यता है उसकी ऐसी है, उसको संसार में अभी समझ लो 2-4 पुद्गल परावर्तन रुकना है, उसका टाइम इतना है अभी संसार, अभी मोक्ष जाने का उसका काल अवधि नहीं है, अन्य समवायों की तरफ से देखेंगे तो फिर ये कहेंगे कि अभी तक उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक काल शेष है, इसलिए इसको समय तो हो ही नहीं सकता है। जैसे कि जो महावीर भगवान मारीची का जीव था,
मारीची के जीव को कौन सा तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना था? 24वां। और ये बात उनको कब पता लग गई थी कि मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा? पहले तीर्थंकर के समय। तो पहले तीर्थंकर जब हुए और 24वें जब होने वाले थे, एक कोड़ा कोड़ी सागर, लगभग राउंड फिगर में अपन कहें, एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल बीच में था। तो इनको एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद मोक्ष जाना है, तो इनको उसी समय अच्छे अच्छे मतलब कि आत्मा में लीन होके बैठ जाएं, शबक्षणी चढ़ लें, ऐसे भाव इनको आएंगे क्या? इनको आएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी इनका एक कोड़ा कोड़ी सागर कैसे गुजारेगा वो व्यक्ति? अगर वो भगवान का विरोध नहीं करेगा, यदि वो जिनेंद्र भगवान की सच्चे देवशास गुरु का अगर वो विरोध नहीं करेगा, तो वो एक कोड़ा कोड़ी सागर कैसे संसार में रह सकता है? एक कोड़ा कोड़ी सागर उसको संसार में रहना था, तो उसको सच्चे देवशास गुरु का विरोध करने का भाव, और फिर उसके बाद में 363 मत चलाने का भाव, और फिर आगे भाव हुए, फिर नीचे बाद में निगोद में भी गया। नहीं तो अगर ऐसे ही धर्म ध्यान में लगा रहता, जो जीव ऐसे ही धर्म ध्यान में लगा रहता है, उसके 8-10 भाव से ज्यादा होते ही नहीं है। तो उसका अभी संसार लंबा था, इसलिए उसको समझ लो सच्चा मुनि दशा उसको प्राप्त हुई ही नहीं। भावलिंगी सच्चा संत बना रहता, विरोध नहीं करता, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करता, तो कैसे वो इतना काल गुजारता? तो ऐसे ही किसी जीव को भी संसार में रहना है इतना टाइम, अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा, एक पूरा पुद्गल परावर्तन उसको रहना है, तो उसको सम्यक तो प्राप्त करने का भाव या सम्यक की प्राप्ति होगी ही नहीं, क्योंकि भवितव्यता में तो अभी उसका मोक्ष जाना भी है नहीं ना निश्चित, इसलिए उसके भाव भी ऐसे नहीं है। तो जब हम अन्य समवायों की तरफ से कहेंगे तो ये बात कहेंगे, और जब पुरुषार्थ की तरफ से कहेंगे तो सम्यक तो हो गया। अब हो गया तो दिख ही रहा है ना कि इसका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि सम्यक तो होने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक काल नहीं रहते, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बातें। ठीक है, तो अब प्रायोगिकता लब्धि की मेरे हिसाब से जितनी काफी चर्चा अपन ने कर ली है, और आगे बढ़ते हैं अपन, जिसको जो भी जितना समझ में आया हो उसके संदर्भ में। प्रायोगिकता लब्धि में जो 4 काम होते हैं, और कौन कौन से 4 काम होते हैं कि जो पुराने सत्ता में रखे हुए कर्म है उनकी स्थितियां अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है, नवीन जो बंद हो रहा है उसकी भी स्थितियां अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, और वो भी उससे संख्याते भाग घटते क्रम में होती है, और जितनी भी पूर्वबद्ध पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग घट के द्विस्थानी रह जाता है, और जितनी भी पुण्य प्रकृति है सबका अनुभाग बढ़ के चतुस्थानी हो जाता है। ये काम तो पहले एंटर होते ही, प्रवेश करते ही ये काम हो जाता है, और उसके बाद प्रायोगिकता लब्धि का जो पूरा बड़ा अंतर्मुहूर्त टाइम है, उस बड़े अंतर्मुहूर्त टाइम में भी छोटे छोटे अंतर्मुहूर्तों में कुछ काम होते हैं। वो काम होते हैं कि कुछ प्रकृतियां बंधना रुकती जाती है, जैसे जैसे स्थिति बंधापसरण होता जाता है, स्थिति बंध कम कम होता जाता है, उसके अनुरूप कुछ कुछ प्रकृतियां भी बंधना रुक जाती है, जिसे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं, और इसे 34 प्रकृति बंधापसरण इस प्रायोगिकता लब्धि में होते हैं। यानी करण लब्धि में जो जीव पहुंचता है उसको ये सब पाप प्रकृतियां बंधती ही नहीं है। जो जीव करण लब्धि में अब पहुंचने वाला है, तो पहले प्रायोगिकता लब्धि होगी कि नहीं होगी? उसको प्रायोगिकता लब्धि पहले हो चुकी है, तब वो करण लब्धि में पहुंचा है, तो ये कुछ पाप प्रकृतियां जो सब हैं वो उसको उस समय उतनी देर के लिए नहीं बंध रही होती है। ठीक है, तो ये सब काम यहाँ हुआ। अब फिर करण लब्धि में जीव प्रवेश करता है। करण किसे कहते हैं? करण का मतलब होता है परिणाम। करण शब्द के कई अर्थ होते हैं। करण का मतलब गणित भी होता है, करणानुयोग। कर्णानुयोग अभी आगे इसी में दूसरे अधिकार में कर्णानुयोग की ये 4 अनुयोगों की परिभाषा भी आएगी सम्यक ज्ञान के अधिकार में। तो करण का अर्थ परिणाम भी होता है, करण का अर्थ गणित भी होता है, और भी अन्य जगहों पे करण शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। करण व्याकरण में करण, कर्ता, कर्म, करण, तो वहां करण का अर्थ साधन होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ करण शब्द के होते हैं। यहाँ करण शब्द का अर्थ है परिणाम। और परिणाम मतलब कौन से परिणाम? हर किसी परिणाम को अपन करण कहते हैं क्या?
शुभ भाव अशुभ भाव ये सब कुछ भाव होते रहते हैं, तो हम करण शब्द बोलते हैं उसके लिए। मेरे शुभ करण हो रहे हैं, अशुभ करण होते हैं, तब नहीं बोलते। तो करण किसे कहते हैं? देखिए, करण की परिभाषा, जिन परिणाम विशेषों के द्वारा दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के उपशमादि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के उपशम आदि के लिए जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों को करण कहते हैं। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के उपशम अथवा क्षय के लिए, उपशम क्षय और क्षय उपशम, उपशम आदि में तीनों ले लेना। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, यानी मोहनीय कर्म, और शॉर्ट करना चाहें तो मोहनीय कर्म के उपशम क्षय क्षय उपशम, तीनों में से जो भी उपशम क्षय अथवा क्षय उपशम के लिए जो भाव होते हैं, उन परिणामों को करण कहते हैं। क्योंकि जब भी आप देखेंगे करण परिणाम कहाँ कहाँ होते हैं, तो जब भी ये करण परिणाम होते हैं तो उसमें काम क्या होता है, किस काम के लिए करण परिणाम हो रहे हैं? यानी करण का मतलब है जीव की कषाय की मंदता से होने वाले ये जीव के आत्मा के परिणाम, विशुद्ध आत्म परिणाम, वो करण है जो कि जिनके द्वारा, यानी जिन विशुद्ध आत्म परिणामों के द्वारा मोहनीय कर्म के उपशमादि होते हैं, वो परिणाम करण कहलाते हैं। जिन परिणामों के द्वारा दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के उपशम क्षय अथवा क्षय उपशम होते हैं, किए जाते हैं, वो परिणाम, वो जीव के विशुद्ध रूप परिणाम करण कहलाते हैं। ये करण परिणामों का टाइम, टोटल टाइम, करण परिणाम पहले तो 3 प्रकार के हैं। करण परिणाम 3 प्रकार के हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये 3 प्रकार के करण परिणाम होते हैं, और तीनों का टोटल टाइम अंतर्मुहूर्त काल है। तीनों का टोटल टाइम भी अंतर्मुहूर्त काल है, और प्रत्येक का सिंगल सिंगल अपना अपना टाइम भी अंतर्मुहूर्त काल है। यानी टोटल करण लब्धि का टाइम वो भी अंतर्मुहूर्त है, और उसमें से प्रत्येक करण, अधःकरण का टाइम अंतर्मुहूर्त, अपूर्वकरण का टाइम भी अंतर्मुहूर्त, अनिवृत्तिकरण का टाइम भी अंतर्मुहूर्त, तीनों का समय भी अंतर्मुहूर्त है। तो तीनों का अंतर्मुहूर्त बराबर बराबर है, तीनों का जो काल है वो बराबर बराबर अंतर्मुहूर्त नहीं है। अनिवृत्तिकरण का जितना अंतर्मुहूर्त काल है, उससे संख्यात गुना अधिक काल वो अपूर्वकरण का है, और अपूर्वकरण का जितना टाइम है उससे संख्यात गुना अधिक काल अधः प्रवृत्तकरण का है। मतलब क्या हुआ, अधः प्रवृत्तकरण वाला टाइम सबसे ज्यादा है, उससे कम टाइम अपूर्वकरण का है, उससे कम टाइम अनिवृत्तिकरण का है। तीनों का टाइम अपना अपना टाइम अंतर्मुहूर्त है, लेकिन अधः प्रवृत्तकरण का जो अंतर्मुहूर्त है वो कंपैरेटिवली थोड़ा अधिक है। अपूर्वकरण का अंतर्मुहूर्त उस अधः प्रवृत्तकरण से थोड़ा छोटा है, कम है, और अनिवृत्तिकरण का अंतर्मुहूर्त उससे और भी कम है, और तीनों का टोटल मिला के भी अंतर्मुहूर्त है। तो अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं, तो उस आधार पे यहाँ टाइम तो बोलने में अंतर्मुहूर्त ही आएगा, लेकिन सबसे अधिक काल है वो अधः प्रवृत्तकरण का, उससे कम अपूर्वकरण का, और सबसे कम टाइम है वो अनिवृत्तिकरण का काल है। ये सामान्य रूप से इनके काल की जानकारी समझ लीजिए दी गई है। देखिए, प्रत्येक करण का काल, अधः प्रवृत्तकरण का काल अंतर्मुहूर्त है, अपूर्वकरण का भी अंतर्मुहूर्त है, अनिवृत्तिकरण का भी अंतर्मुहूर्त है, सबका मिला करके भी अंतर्मुहूर्त है। लेकिन अब नीचे से चलो, अनिवृत्तिकरण का काल है अंतर्मुहूर्त, मतलब संख्यात आवली। एक अंतर्मुहूर्त में जगन्य युक्ता संख्यात समय होते हैं और आवलियां होती है, उसमें
संख्या, तो उसमें संख्यात आवली है, तो इसमें संख्यात आवली गुणा संख्यात अपूर्व करण में अधिक हो गया, और अधः प्रवृत्त करण में ये इसका भी संख्यात गुना अधिक, तो संख्यात आवली गुना संख्यात, ये तो मतलब समझ लो एक्चुअल टाइम बताया है समझने के लिए। पर समझने के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं कि अधः प्रवृत्तकरण के समय से कम टाइम संख्यात गुणाहीन टाइम वो अपूर्वकरण में है, और अनिवृत्तिकरण में और संख्यात गुणाहीन है। इस तरह से ये इनके काल की बात हुई। थोड़ा अपनी पुस्तक में से भी पढ़ते जाते हैं ताकि अपन बराबर चलते जाएं। रत्नगण शावकाचार में पेज नंबर 60, तीसरा पैरा है। पांचवी करण लब्धि भव्यों के ही होती है, अभव्यों के नहीं होती। सबसे पहली बात प्रायोग्यता लब्धि के लिए कहा था कि प्रायोग्यता लब्धि में ये 4 लब्धियां, प्रायोगिता लब्धि तक की 4 लब्धियां भव्यों को भी हो सकती है और अभव्यों को भी हो सकती हैं। लेकिन अभी जो करण लब्धि है, ये करण लब्धि भव्यों को ही होती है, करण लब्धि अभव्य को नहीं होती है। मतलब क्या है कि जो जीव करण लब्धि में आ गया, यानी करण लब्धि में आ गया मतलब ऐसे परिणाम हो गए जिससे कि अब दर्शन मोहनी आंख का उपशम होने वाला है। अनादि मिथ्यादृष्टि की तरफ से अपन बात करें तो सबसे पहले उपशम ही होगा। तो जो जीव ये करण लब्धि में आ गया, इसका मतलब पहली बात तो वो भव्य है, निश्चित हो गया पक्का, करण लब्धि भव्यों की ही होती है। तो करण लब्धि में एंट्री उसको मिल गई, इसका मतलब वो भव्य है। और अब वो सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना पीछे नहीं होएगा। अप्रतिपाती करण लब्धि में जिस जीव ने प्रवेश ले लिया, एंट्री हो गई, तो उसको कहेंगे अप्रतिपाती है। अप्रतिपाती मतलब बैक नहीं जा सकता। अधः प्रवृत्तकरण में एंट्री हो गई तो यहाँ तक का काम हो गया, वापस चलो सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, कैंसिल प्रोग्राम। प्रायोगिकता लब्धि तक कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, शादी होती है तो 6 फेरे तक कि अभी भी सोच लो, अभी भी बेटी बाप की है, अभी भी विचार कुछ हो। लेकिन अब 7वां फेरा स्टार्ट हो गया, इट मीन्स ये करण लब्धि 6 फेरे तक प्रायोगिकता लब्धि है। यद्यपि ऐसा कोई नहीं करता, वहां 6 फेरे होने के बाद में बोलते हैं पंडित जी अभी भी सोच लो, विचार लो, नहीं करनी हो तो अभी भी बेटी बाप की, तो कौन वापस चला जाता है कि फिर 6 ही फेरे हुए, कोई नहीं जाता है। ऐसे ही ये जो कहा है ना, प्रायोगिकता लब्धि भव्य भव्य को सबको हो जाती है और प्रायोगिकता लब्धि होकर छूट भी जाती है, तो ऐसे सामान्य रूप से नहीं छूटती है। प्रायोगिकता लब्धि हुई है उसके बाद करण लब्धि होती ही है। जैसे 6 फेरे होने के बाद में शादी होती ही है, 7वां भी होता ही है। ऐसा कोई अपने को किसी को कोई भी उदाहरण नहीं मिला होगा जिंदगी में कि किसी ने 6 फेरे के बाद में उसको कहा हो कि अच्छा आप पूछ रहे हो तो अब कैंसिल कर रहे हैं हम। अब कभी कोई कभी समझ लो अनादिकाल में किसी ने, आज तक में किसी ने एक आदमी वापस छूटा हो, छोड़ा हो, तो वो हुआ हो, तो इसलिए इन केस ऐसा लिखा जाता है। तो 6 फेरे तक की पोजीशन है वो प्रायोगिकता लब्धि वाली, वहां पॉसिबिलिटी है, अभी भी वो शादी पक्की नहीं हुई है, तो इसलिए वो कहेंगे अभी पक्की नहीं हुई है। लेकिन अब 7वां फेरा स्टार्ट हो गया, पूरा नहीं हुआ लेकिन वो रवाना हो गए, स्टार्ट हो गया 7वां फेरा, ये जो पोजीशन है ये करण लब्धि की है। अब 7वां फेरा स्टार्ट हो गया, चालू कर दिया, फिर वो कहे, दुल्हन कहे कि दूल्हा कहे नहीं नहीं हमारा मूड बदल गया अब छोड़ रहे हैं हम, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अब ये स्टार्ट हो गया है तो ये पूरा होगा ही और शादी होगी। या फिर उसके बाद के शादी होने के बाद छूट जाए, छोड़ दो, तो वो बात अलग है। सम्यक्त होने के बाद छूट जाओगे, गिर जाओगे नीचे, पुनस्तान गिर जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन करण लब्धि में प्रवेश कर लिया, तो करण लब्धि में प्रवेश कर लिया तो अब सम्यक्त दिला के ही छूटेगा वो, आप वहां से बैक नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये जो करण लब्धि है समझ लो अप्रतिपाती, अपन इसको कह सकते हैं कि यहाँ से तो बैक होना पॉसिबल नहीं है। आप अपनी मंजिल पे पहुंच के फिर वापस आ जाओ, वो एक अलग बात है। तो 5वीं जो करण लब्धि है वो भव्यों के ही होती है, अभव्यों के नहीं होती है। जिसको ये करण लब्धि की प्राप्ति हो गई वो निश्चित रूप से सम्यक्त प्राप्त करेगा, और जो सम्यक्त प्राप्त करेगा वो निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। इसलिए उसके भव्यता की गारंटी, उसकी भव्यता की
क्या बोलते हैं, जैसे कली होती है ना, वो कली खिल गई, ऐसे वो भव्यता उसकी खिल गई है, प्रकट हो गई है ये पांचवी करण लब्धि में पहुंचने पर। ये पांचवी करण लब्धि भव्यों के ही होती है, अभव्यों के नहीं। और ये करण 3 प्रकार के हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ऐसे 3 करण हैं। यहाँ करण का अर्थ कषायों की मंदता से होने वाले विशुद्ध रूप आत्म परिणामों से है। करण का मतलब है आत्मा के परिणाम। कैसे परिणाम? विशुद्ध रूप। और वो विशुद्धि कैसे हो रही है? कषायों की मंदता से। तो कषायों की मंदता से होने वाले विशुद्ध रूप जो आत्म परिणाम है, और किस प्रयोजन से हो रहे हैं ये विशुद्ध परिणाम? कि मोहनीय कर्म के उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम के लिए, दर्शन मोहनी अथवा चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम के लिए होने वाले जो कषाय की मंदता रूप विशुद्ध रूप आत्म परिणाम है, उनका नाम करण है। उनमें लघु अंतर्मुख प्रमाण काल तो अनिवृत्तिकरण का है। देखो नीचे से इसलिए शुरू किया है कि ऊपर वाला अधिक बताने के लिए गुणाकार कहना वो सरल पड़ता है, भागकार बताना वो थोड़ा सा समझ लो कम सरल रहता है, या प्रैक्टिकली ये इजी पड़ता है। तो सबसे पहले नीचे अनिवृत्तिकरण का काल बताया, अंतिम करण का, कि उसका टाइम है लघु अंतर्मूर्त प्रमाण काल, छोटा सा अंतर्मूर्त। अनिवृत्तिकरण का काल है, उससे संख्यात गुणा काल अपूर्वकरण का है। संख्यात गुणा काल मतलब अधिक, गुणा करके कहा है ना, इसका मतलब है उससे संख्यात गुणा अधिक काल अपूर्वकरण का है। और उससे संख्यात गुणा काल अधः प्रवृत्तकरण का है, यानी उससे जितना काल अपूर्वकरण का है उससे और अधिक संख्यात गुणा काल अधः प्रवृत्तकरण का है। यह सब काल भी अंतर्मूर्त प्रमाण ही है, क्योंकि इस अंतर्मूर्त के भी असंख्यात भेद हैं। अंतर्मूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं, टोटल मिला के भी अंतर्मूर्त है, और सबका अपना अपना भी काल अंतर्मूर्त है। अब ये 3 करण है। पहला करण की चर्चा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, अधः प्रवृत्त करण। अधः का मतलब होता है नीचे, नीचे जहाँ परिणामों की प्रवृत्ति नीचे की तरफ जा रही हो वो कहलाता है अधः प्रवृत्त करण, यानी परिणाम। अधः प्रवृत्ति, परिणामों की प्रवृत्ति अधः नीचे की तरफ भी हो रही है, वो कहलाता है अधः प्रवृत्त। ये तो अपन ने शब्द से अर्थ बताया, ये परिभाषा नहीं, परिभाषा अलग से भी अपन लिखेंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इस अधः प्रवृत्त करण के काल में अतीत, अनागत, वर्तमान, त्रिकालवर्ती अनेक जीवों संबंधी इसी करण के विशुद्धता रूप परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। वे परिणाम अधः प्रवृत्त करण के जितने समय हैं उतने में समान वृद्धि लिए प्रति समय बढ़ते रहते हैं। इस करण के नीचे के समय के परिणामों की संख्या और विशुद्धता ऊपर के समयवर्ती किसी दूसरे जीव के परिणामों से समानता लिए होती है, इसलिए इसका नाम अधः प्रवृत्त करण है। इसके परिणामों की संख्या और विशुद्धता के लिए लौकिक दृष्टांत, अलौकिक संदृष्टि गोमटसार तथा लब्धिसार में है, वहां से विशेष जानना। यहाँ इतना बड़ा विस्तार कैसे लिखें, लिखने से ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। ये अपन ने पढ़ लिया, अभी समझते हैं कि ये घुमटसार में एक पूरा मतलब टॉपिक है, चैप्टर है त्रिकरण चूलिका नाम से। तो वहां घुमटसार कर्मकांड में भी ये चैप्टर दिया है, और लब्धिसार का पहला अधिकार ही प्रतिपक्षम सम्यक अधिकार है, वहां पे बहुत ही विस्तार से, बहुत ही विस्तार से ये, और उदाहरण बाकायदा आचार्यों ने गणित के, मैथमेटिक्स के उदाहरण से इनको समझाया है। और मतलब वो देख के अपने को कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता है, और अपने को समझ में नहीं आता है, ये देख के ये समझ में आता है कि आचार्य कितने महान थे और कितनी बुद्धि उनकी विकसित थी। 2-2, 2,500 हजार साल पहले की बात है। हम समझ रहे हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट कर लिया और हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं आधुनिक युग में। हम तो बिना छोटा मोटा जोड़ बाकी बिना कैलकुलेटर के हमारे से होता नहीं है, और उस समय ये बिना ऐसे साधनों के अपने ज्ञान के माध्यम से ऐसे ऐसे गणित किए हैं, और पूरे पूरे उदाहरण और गाथाओं में लिखा है। ऐसा नहीं कोई डायग्राम, मतलब गाथाएं ऐसी हैं कि उन गाथाओं को पढ़ के आप डायग्राम बना लो, उसके चार्ट्स बना लो, यंत्र बना लो। पूरे गाथाओं में ही ये सब उन्होंने फॉर्मूले लिखे हैं, पूरा सब लिखा है। वो सब अपन नहीं करेंगे, लेकिन समझेंगे जरूर,
गणित में आपको नहीं उलझाऊंगी, क्योंकि पता है मुझे कि फिर कितना गणित अपन कर पाएंगे, इसलिए गणित अपन नहीं करेंगे, लेकिन जो बात है वो देखेंगे। तो अधः प्रवृत्तिकरण में क्या होता है? अधः प्रवृत्तिकरण में ये होता है, देखो ये जो 3 करण की चर्चा है, पहली बात 3 करण की चर्चा है, ये त्रिकालवर्ती जीवों की अपेक्षा, त्रिकालवर्ती जीवों की अपेक्षा से मतलब है कि भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य में जो भी कोई जीव ये करण लब्धि में प्रवेश करेंगे, इन करणों को प्राप्त करेंगे, करणों को प्राप्त करेंगे मतलब ऐसे परिणाम जिन जीवों के होंगे, रजनी जी, जिन जीवों के ऐसे परिणाम होंगे, कौन से परिणाम होंगे कि अधः प्रवृत्तिकरण के या अपूर्वकरण के या अनिवृत्तिकरण के, तो उनके परिणामों का कंपैरिजन किया है। यहाँ जितना भी वर्णन किया जाएगा एक सिंगल जीव की अपेक्षा से नहीं किया जाएगा। ये जो परिणाम बताए जा रहे हैं, क्योंकि परिणाम है, जीव के परिणाम है, सामान्य अपने मतिशुद्ध ज्ञान गोचर तो है नहीं, केवल ज्ञान गम्य बातें हैं वास्तव में ये। तो इनकी कंपैरेटिव स्टडी करके यहाँ इनको समझाने का प्रयास किया गया है कि अधः प्रवृत्तिकरण का मतलब क्या है। कोई जीव अधः प्रवृत्तिकरण में होगा तो उसको कैसे परिणाम होंगे, तो उस आधार पे हम नहीं बता पाएंगे, उस आधार पे नहीं कहेंगे। लेकिन अधः प्रवृत्तिकरण का मतलब क्या है कि वहां एक परिणामों की एक रेंज है, रेंज है मतलब कुछ परिणाम है ये अधः प्रवृत्तिकरण में होंगे, इतने विशुद्धि वाले टोटल कुछ परिणाम है जो अभी यहाँ कहा असंख्यात लोक प्रमाण, वो परिणाम है। ये लिखा अधः प्रवृत्तिकरण के काल में अतीत, अनागत, वर्तमान, त्रिकालवर्ती अनेक जीवों संबंधी इस करण के विशुद्धता रूप परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। एक्चुअल में ये परिणाम कितने हैं? त्रिकालवर्ती जीवों की अपेक्षा से देखा जाए तो अधः प्रवृत्तिकरण में कितने परिणाम हो सकते हैं? टोटल असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब क्या है? बोलिए दीपिका जी। उसकी वाइटनेस दिखाने के लिए बताया, एक लोक प्रमाण ऐसे असंख्यात लोक। बढ़िया, देखो एक तो कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात, और दूसरा शब्द होता है असंख्यात लोक प्रमाण। ये दोनों शब्द सेम नहीं है, ये दोनों कथन सेम नहीं है। लोक प्रमाण असंख्यात जब कहेंगे तो उसका मतलब तो ये है उतना असंख्यात जितने लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है। लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है, लोकाकाश असंख्यात प्रदेश है कि नहीं है? धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव के और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है, और पूरे आकाश द्रव्य के वो अनंत प्रदेश है। आकाशस्यानंता, पूरे आकाश के देखेंगे लोकालोक मिला के तो अनंत प्रदेश है, लेकिन लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है। तो जब हम कहेंगे लोक प्रमाण असंख्यात, इसका मतलब है बस एक लोक में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतना असंख्यात लेना है, ये कहलाता है लोक प्रमाण असंख्यात। जीव की आत्मा के प्रदेश कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात, ठीक है। लेकिन यहाँ शब्द क्या है? लोक प्रमाण असंख्यात नहीं है, यहाँ है असंख्यात लोक प्रमाण। इसका मतलब क्या है कि एक लोक में जितने असंख्यात प्रदेश हैं वो, फिर दोबारा से देखो दूसरा लोक लो, कल्पना में 2 लोक के असंख्यात प्रदेश, फिर 3 लोक के असंख्यात प्रदेश, फिर चौथे लोक के असंख्यात प्रदेश, ऐसे असंख्यात लोक हों, उनके असंख्यात 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 प्रदेश लो, तो वो टोटल जितना असंख्यात होगा वो कहलाता है असंख्यात लोक प्रमाण। यानी लोक प्रमाण असंख्यात में एक लोक लिया है, और असंख्यात लोक प्रमाण में असंख्यात लोकों के जितने प्रदेश हो जाए उतनी संख्या, तो बहुत ज्यादा हो गया। तो एक अधः प्रवृत्तिकरण में कितने परिणाम होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। एक जीव के नहीं, एक जीव के भी होते हैं, लेकिन ये नाना जीवों के मिला के असंख्यात लोक प्रमाण कहेंगे। अब समझ लो अधः प्रवृत्तिकरण का टोटल टाइम, मान लीजिए अपन की टोटल टाइम है उसका 16 समय, उदाहरण के लिए अधः प्रवृत्तिकरण का टोटल टाइम है 16 समय, ठीक है। तो कोई जीव, और 16 समय में पहले समय में एक परिणामों की रेंज है,
समझ लीजिए कि ये अपन 16 समय मान रहे हैं, लेकिन अभी अपन यहाँ ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगी, तो मैं भी आपको 4 ही समय का दिखाती हूँ। ये पहला समय है ना, जितने टोटल असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं, अधः प्रवृत्तकरण के जितने टोटल परिणाम हैं वो इन समयों में डिवाइड है। पहले समय में कितने परिणाम होंगे? पहले समय में मान लीजिए कि वो तो उदाहरण दिया है शास्त्रों में, तो बराबर पूरा परफेक्ट कि 162 परिणाम पहले समय में, 256, मतलब वो पूरा सेट उदाहरण है, वो पूरा अपन उतने उसमें नहीं जा रहे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दूसरे अपने मन के उदाहरण से मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए कि पहले समय में 100 परिणाम होंगे, है ना, फिर दूसरे समय में बढ़ते जाते हैं कुछ, तो दूसरे समय में 120 है मान लीजिए, तीसरे समय में 150 है, ऐसे करके परिणाम है बढ़ते भी, या तो वही शास्त्र वाला ही उदाहरण ले सकते हैं अपन। देखिए 1 मिनट यहाँ देखती हूँ। इस पीपीटी में नहीं है चार्ट, दूसरी होगी, कल मैं निकाल के रखूंगी, वो अभी निकली भी नहीं है। देखिए समझ लीजिए कि पहले समय में जो परिणाम है वो है 162, है ना, 162 परिणाम है पहले समय के टोटल, और दूसरे समय के परिणाम है, यहाँ लिखती हूँ, ये 162, दूसरे समय में होंगे 166, 4 के उससे ये बढ़ रहे हैं, फिर तीसरे समय में होंगे 170, चौथे समय में है 174। ये परिणामों की संख्या है, इतने ये परिणाम है ना। इनका सबका टोटल करके बताइए मुझे जल्दी से, 162, 166, 170, 174, इनका टोटल कितना हुआ? रेणु जी करके बताइए। 162, 166, 170, 174। अब ये जो पहले समय के 162 परिणाम हैं, इनको 4 तरह से बांट दिया, ठीक है। जैसे उसके भी 4 खंड कर दिए कि 162 में से 1 से लेके 39 तक के परिणाम पहले खंड में, फिर 40 से लेके 79, 79 तक के परिणाम दूसरे खंड में, फिर 80 से लेके 120 तक के परिणाम, यानी ये हो गए 39 है टोटल, फिर ये 40 हो गए, ये 41 हो गए, और ये 42 हो गए, 121 से लेके 162 तक के परिणाम। हाँ बोले रेणु जी, कितने हो गए ये टोटल? 672। 672, ठीक है। तो अपन ने ये मान लिया कि ये टोटल अधः प्रवृत्तकरण के परिणाम है 672, है ना, 672, 672 टोटल परिणाम है, और उनको 4 समयों में, यानी पहले समय में 162 होंगे, उसमें से दूसरे समय में 166, तीसरे समय में 170, चौथे समय में 174। उदाहरण है ये, केवल समझ नहीं, अभी आप समझ लीजिए, लिखना लिखना छोड़ दीजिए, वो पहले समझ लीजिए जो बात मैं बता रही हूँ, लिखने में वो समझना रह जाएगा। टोटल परिणाम मान, उदाहरण में अपन ने मान लिया 672 टोटल परिणाम है, और 4 समयों में इस तरह से, पहले समय में उसमें से होंगे 162, लेकिन 162 भी कैसे होंगे कि उसकी भी खंड बनते हैं, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ के खंड, तो उसमें से भी फिर पहले समय के पहले खंड में है 39 परिणाम, दूसरे खंड में है 40, 40, फिर 41 और फिर 42 परिणाम। 162 को 39, 40, 41, 42
इस तरह से बांट दिया, तो इनको चारों को जोड़ो आप, 39, 40, 41, 42, तो टोटल आ जाएगा 162। ठीक है। अब जो दूसरे समय में 166 परिणाम है, वो 166 परिणाम में वो कैसे होंगे? अब मैं ये नहीं लिख रही हूँ केवल ये 39, 40। अब यहाँ पे 166 में से पहले समय में होंगे 40, दूसरे समय में 41, तीसरे समय में 42 और चौथे में 43। फिर तीसरे समय में 41, 42, 43 और 44। चौथे समय में 42, 43, 44 और 45। आप देखोगे ये जो 4 खंड है, इन 4 खंड का टोटल ये आएगा जो यहाँ है। ये जो 4 खंड है, इन 4 खंड का टोटल ये आएगा। ये एक सेट किया है उदाहरण समझने के लिए, और वो पहले से सेट है तो अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी जोड़ बाकी में, इसलिए यही वाला अपन ने देख लिया। तो जो यहाँ पे भी 39, 40 से सीधा लिख देते हैं तो कठिनाई कम होगी। आपको कुछ दिख रहा है इसमें? इस चार्ट को देखकर कुछ लग रहा है? कोई चीज आप समझ पा रहे हैं इसमें? कुछ आपको क्या लग रहा है इसको देख के? रजनी जी, इसमें कुछ भी आपको समझ में आ रहा है देख के? दिख रहा है? बोलिए फटाफट, अपना टाइम होने वाला है। मतलब संख्या बढ़ती जा रही हो नीचे से ऊपर। संख्या बढ़ती जा रही है, और कुछ नहीं दिख रहा? चलिए रेणु जी। मेरे को तो लग रहा है परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं आगे आगे। अरे अभी परिणाम मत देखिए आप, तो संख्या में कुछ दिख रहा है क्या? वो तो मैंने ही बता दिया परिणाम विशुद्ध होंगे। हाँ दीपिका जी। ट्रायंगल में भी एक वो है, सिमेट्री है। बहुत बढ़िया। जैसे ये सिमेट्री दिख रही है इधर 42, ये से हाँ, तिरछे में ये दिख रही है आप लोगों को? ये 40, 40, ये 41, 41, ये 42, 42, ये 43, 43, ये दिख रही है? ये चीज यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि ये पहले समय में ये 40 परिणाम थे, वो ही 40 परिणाम दूसरे समय में भी है। पहले समय में 41 परिणाम थे, वही 41 परिणाम दूसरे समय में भी है, तीसरे समय में भी है। इसको ऐसे देखें कि जो 43 परिणाम चौथे समय में हुए, वो 43 परिणाम नीचे तीसरे समय में भी हो सक रहे हैं, वही दूसरे समय में भी हो पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये अधः प्रवृत्तकरण की जो परिणाम ऊपर के समयों में हो रहे थे, वही परिणाम किसी जीव ने नीचे के समय में प्राप्त कर लिए। इसका नाम है अधः प्रवृत्तकरण। यानी किसी जीव ने जो काम किया, किसी जीव ने कोई काम किया, समझ लो 4 मिनट बाद, वो काम वो पहले ही मिनट में कर लिया। तो ऐसा जहां पॉसिबल है कि ऊपर के समयवर्ती जीव के परिणाम जितने विशुद्ध होंगे, बाद के समयवर्ती, भाई हम शुरू में कोई काम करेंगे तो परिणाम विशुद्ध होंगे, और फिर करते करते ज्यादा विशुद्धि बढ़ेगी ना, समय अधिक होगा तो जिसने 1 घंटा लगा के जितनी विशुद्धि प्राप्त की, कोई दूसरा जीव 10 मिनट में उतना विशुद्धि प्राप्त कर रहा है। ये यहाँ दिखाना है, मतलब ये अधः प्रवृत्तकरण का मतलब है। अधः प्रवृत्तकरण का मतलब क्या है कि जहां नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम के समान हो जाते हैं, वो स्थिति अधः प्रवृत्तकरण कहलाती है। जैसे कि समझ लीजिए हम रवाना हुए मंदिर के लिए अपने घर से। तो समझ लीजिए कि मेरी मदर इन लॉ रवाना हुई 7:05 पे, ठीक है, वो रवाना हुई पैदल, और फिर मैं रवाना हुई 7:12 पे, 7 मिनट बाद उनसे, और फिर भी वो जितनी दूर पहुंची थी मैंने उनको पकड़ लिया। होता है कि नहीं होता है ऐसा? कोई व्यक्ति पहले रवाना हो जाता है, गाड़ी से ले लो, अपन गाड़ी से 2-3-4 गाड़ियां एक साथ निकलनी है, फिर कोई टाइम लगा रहा है तो एक आध गाड़ी रवाना कर दी अपन ने कि आप चलो। लेकिन फिर क्या होता है कि वो पीछे वाली गाड़ी की स्पीड तेज होती है, तो वो जो पहले रवाना हो गए थे भले ही, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको पकड़ लिया वहां जाके। तो जो बाद में आए
वो भी पहले आने वालों के बराबर हो गए। रेस में होता है, रेसिंग होती है ना, ये ओलंपिक्स वगैरह में रेस होती है, तो भागते हैं सब, स्टार्ट तो एक साथ करते हैं, एक साथ स्टार्ट होती है, तो शुरू में क्या होता है, कमेंट्री चलती रहती है, अभी ये वाला आ गया, फिर वो वाला आ गया, फिर क्या होता है, जो पीछे था शुरू में वो तेज भाग के आगे वाले को क्रॉस कर जाता है, उसको पकड़ लेता है। ऐसी स्थिति जहाँ होती है कि जो बाद में जिन्होंने, मतलब कोई जीव, अब आप इसको कैसे समझेंगे कि कोई जीव अधः प्रवृत्त करण में है, 5 जीव बैठे अधः प्रवृत्त करण में करने, तो किसी जीव को तो हो गए अधः प्रवृत्त करण के 5 समय, किसी को हुआ है 3 समय, किसी को वो अभी भी बैठा ही है, लेकिन फिर भी इन तीनों जीवों के परिणाम एक समान हो सकते हैं। जिसने 5 समय लगा के जितनी विशुद्धि प्राप्त करी, वो 3 समय में उतनी विशुद्धि प्राप्त कर लिया दूसरा जीव, और ये तीसरा जीव पहले ही समय में उतनी विशुद्धि प्राप्त कर ली। ये दिखाना ये अधः प्रवृत्तिकरण का उद्देश्य है। अभी और इसकी चर्चा अपन करेंगे, मंडे को और करेंगे, अभी इनका प्रश्न ले लेते हैं। मैम यही बोल रही थी कि मतलब इसमें विशुद्धि का कि एक जीव विशुद्धि, मतलब समझ लीजिए 10 मिनट बात कर रहा है, वो पहले मिनट में भी कर सकता है कोई सेम विशुद्धि। हाँ, ये अधःकरण हो गया, ये अधः प्रवृत्ति। तो उसके विशुद्धि इतनी फास्ट होने का कारण उसके परिणाम, हाँ, वो परिणाम वही है, एकाग्रता और परिणामों के आधार पे ही, लेकिन इसकी भी एक रेंज है। मतलब आप देखो, आपने ये तो देखा है, ये सिमिलैरिटी अपने को दिखती है, लेकिन ऐसी भी चीज है, क्या है कि ये जो 39 है, ऊपर कहीं नहीं है 39, यानी ये वाले जो परिणाम है वो केवल पहले ही समय में है। और अब जैसे ये इस फर्स्ट वाली लाइन में 43 नहीं है कहीं भी, फर्स्ट वाली लाइन में 43 नहीं है ना, फर्स्ट वाली लाइन में 43 नहीं है, इसका मतलब पहले समय में जो जीव है वो इतनी ही विशुद्धि प्राप्त कर सकते हैं 42 वाले परिणामों से, वो इतनी विशुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते 43 वाले परिणामों वाली। तो उसकी एक लिमिट है, विशुद्धि तो कर सकते हैं, ऊपर वाले से बराबरी कर पा रहे हैं, लेकिन कहाँ तक की बराबरी कर पा रहे हैं, कि इतनी ही बराबरी कर पा रहे हैं कि 42 तक की, पहले समय में जो है। दूसरे समय में जो है वो 43 तक की बराबरी कर पाएगा, 44 की नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 44 वाले परिणाम नहीं आया समझ में। इसको कल वो मैं अभी निकाल नहीं पाई, दूसरा और उसमें डायग्राम है, वो कलर उससे है, वो जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी मेरे को मिला नहीं, वो शायद दूसरी है पीपीटी, वो कलर से और एबीसी से दिखाया, तो ये संख्याओं की बजाय वो जल्दी समझ में आ जाएगा कलर उससे। मंडे को मैं निकाल के रखूंगी। बोलिए रश्मि जी। क्या आवाज, आवाज नहीं आ रही? इसकी परिभाषा कल मंडे को लिखाएंगे। परिभाषा लिख लीजिए, जहां पहले और पिछले समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हो, जहां पहले और पिछले समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हो, वह अधः प्रवृत्तिकरण है। ये भी सामान्य परिभाषा है, और परिभाषा में इतना ही ठीक है, बाकी और भी मैं लिखवा दूंगी भी, और अपन और चर्चा भी करेंगे मंडे से आगे। यहाँ जीवों के परिणाम, भिन्न भिन्न जीवों के परिणामों को समान दिखा, और साथ में समयों का भी अलग अलग बता रहे हैं क्या, कौन से समय? मतलब अलग अलग समय, भिन्न भिन्न जीव, भिन्न भिन्न जो जीव ले रहे हैं वो अलग अलग समयवर्ती के हिसाब से, अलग अलग समयों के हिसाब से समय परिणाम भी देख रहे हैं। फिर से बोलिए आप। मतलब हम समय को भी देख रहे हैं और जीव के परिणामों की भिन्नता भी देख रहे हैं उस समय के हिसाब से। देख ही रहे हैं, समय के आधार पर जीवों के परिणाम वही देख रहे हैं। जीव देख रहे हैं त्रिकालवर्ती, मतलब जो जीव भूतकाल में कोई अधः प्रवृत्तिकरण के पहले समय में आया,
है ना। और वर्तमान में कोई अध्यय प्रवृत्त करण के पहले समय में है, भविष्य में कोई अध्यय प्रवृत्त करण के पहले समय में होगा। तो ये 39 से 42 तक, 39 से 42 तक के ही परिणाम कोई उसके हो सकते हैं, एक बात। और कोई जीव भूतकाल में जिसने समझ लीजिए 40 नंबर का परिणाम उसने प्राप्त किया था दूसरे समय पे, या 41 नंबर का परिणाम उसने प्राप्त किया था तीसरे समय पे, और वर्तमान में कोई जीव है, भूतकाल में किसी ने प्राप्त किया था, वर्तमान में कोई जीव पहले ही समय में वो 41 नंबर का परिणाम प्राप्त कर रहा है, ऐसा कंपैरिजन इसमें किया जाता है त्रिकालवर्ती जीवों में। मतलब जैसे क्रिकेट में करते हैं, क्रिकेट मुझे नहीं मालूम आप लोग कितना समझते हो, वो बच्चे, पर थोड़ा बहुत अगर देखते होंगे तो पहली टीम ने अपनी बैटिंग कर ली, अब दूसरी टीम खेल रही है, तो उनका रन रेट का कंपैरिजन करते हैं कि इतने ओवर होने तक इन्होंने तो इतने रन बना लिए थे, और अभी इनके इतने ओवर होने पर इनके इतने ही रन बने हैं। तो ऐसा कंपैरिजन करते हैं ना भाई, 5 ओवर में इनके तो 100 रन बन गए थे और इनके 5 ओवर में अभी 20 ही रन बने हैं। तो ऐसा ये पहले समय में इसने ये वाला परिणाम प्राप्त कर लिया था, वो उसने तो 5 समय बाद जाके ये वाला परिणाम प्राप्त किया। ऐसा ये कंपैरिजन इसमें किया जाता है। अभी प्रश्न मैं एक्चुअली जल्दी छोड़ने में थी, इसलिए मैंने रोक दिया था प्रकरण, अभी पूरा हुआ नहीं है, इसलिए प्रश्न तो उठेंगे ही। बोलिए रजनी जी। नहीं, बोलिए सुनीता राव। ये जो लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण है, 1 मिनट में मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि लोकाकाश इतने असंख्यात, वो लोक प्रमाण असंख्यात, ऐसा है ना। आप फिर से बोलिए, मुझे थोड़ी मेरी घर में आवाज आ रही है तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। लोकाकाश असंख्यात, इसका मतलब लोकाकाश जितने असंख्यात, मतलब अपना जो पूरा लोकाकाश है, लोकाकाश जितने असंख्यात, मतलब लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश है उतना असंख्यात। और असंख्यात लोक प्रमाण को क्या बोलना कि असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब है एक लोकाकाश को असंख्यात से गुणा करना, यानी असंख्यात लोक रखना। असंख्यात लोक में जितने प्रदेश हों, एक लोक में जितने प्रदेश हैं वो लोक प्रमाण असंख्यात, और असंख्यात लोकों में जितने प्रदेश हो जाएंगे वो कहलाएंगे असंख्यात लोक प्रमाण। तो असंख्यात लोक इसका सुनिए, एक नींबू का रस वो हुआ लोक प्रमाण असंख्यात, है ना। और 10 नींबुओं का रस तो वो हो गया असंख्यात लोक प्रमाण। ऐसे तो वो नींबू लोग कितने रखने हैं, असंख्यात लोग रखने हैं। तो किस अपेक्षा से असंख्यात लेना ये लोग, जैसे अपन ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये पूरा 3 लोक में जितने प्रदेश है ना, हाँ, पूरे 3 लोक में जितने प्रदेश हैं वो कहलाता है लोक प्रमाण असंख्यात। असंख्यात। और ये तो एक बार हुआ, ऐसा हाँ, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, वही बात। असंख्यात बार, अच्छा अच्छा। वो असंख्यात लोक प्रमाण। और फिर आत्मद्रव्य के प्रदेश बोले तो लोक प्रमाण असंख्यात लेना है। लोक प्रमाण असंख्यात, बिल्कुल ठीक, क्लियर। अभी एक जीव के अपेक्षा से कई जीवों के परिणाम है, या कई जीवों की अपेक्षा एक जीव के परिणाम? ये ना एक जीव के अपेक्षा किसी एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है, ये अध्यय प्रवृत्त करण को समझाया जा रहा है, जीवों का कंपैरिजन करके, जीवों का कंपैरिजन करके। अभी जो मैंने आपको उदाहरण दी, उदाहरण को देखिए कि हमने रेस में किसी को पकड़ा भी किसके कंपैरिजन ही तो है ना, कंपैरिजन ही तो है कि हमने उसको पकड़ लिया आगे जाके। जैसे समझ लो किसी भी चीज में अपन ऐसी तुलना करते हैं। अभी क्या समय बहुत हो गया है, मंडे को लूंगी मैं इसको फिर से। बोलिए मैम बस इतना सा बोल रही हूँ कि जैसे मैंने जो पहले एग्जांपल दिया वो गलत हो गया, कि जैसे कोई 1 मिनट में विशुद्धि प्राप्त कर रहा है परिणामों की, कोई 10 मिनट में, तो वो तो रेंज हो गई, तो फिर मतलब वो फिर रेंज कम होगी। 1 और 10 में तो बहुत फर्क हो जाता है ना।
वो तो उदाहरण आपने दिया था ना, तो उदाहरण में ठीक है, जो हाँ भी रेंज आप मान। नहीं वो तो है, मतलब फिर भी रेंज की लिमिटेशन है ना एक। अपन और चर्चा करेंगे, फिर अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर देखेंगे। जिनवाणी स्तुति शॉर्ट में कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी मांगू वंदना शत बार।